क्या बायोडाइवर्सिटी? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में मिलने वाली विविधता, भिन्नता और प्राकृतिक जटिलता, उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता। और जैव विविधता क्या है? जैसे एक ही प्रजाति के अंदर डिफरेंस, दो प्रजातियों के मध्य डिफरेंस, विभिन्न प्राकृतिक आवासों के मध्य डिफरेंस, क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी? जीवों के अंदर पाए जाने वाला डिफरेंस, यानी कि शेर पे गिरा गादड़ा गुदड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाला डिफरेंस। क्या पाए जाने वाला? जीवों के अंदर पाए जाने वाला डिफरेंस। जैसे एक जीव के अंदर, जैसे होमोसेपियंस के अंदर डिफरेंस हो सकता है, जैसे हम है तो सब होमोसेपियंस, लेकिन हम दिखते कैसे हैं? डिफरेंस। तो ये डिफरेंस दिखते कैसा है? क्या है ये डिफरेंस? तो ये एक प्रजाति के स्तर पर, जैसे एक होमोसेपियंस की प्रजाति है, एक शेर की प्रजाति है, एक गादड़ों के रिंग की प्रजाति है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? एक है प्राकृतिक आवासों के अंदर, जैसे हम क्या रहते हैं? स्थल पर रहते हैं, और कोई क्या रहते हैं? जल के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर। इन प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या अंतर है? ये इस प्रकार से। और जैव विविधता पृथ्वी के समस्त स्रोतों पर पाई जाती है, जैसे स्थलभाग पे भी, लैंड पे भी पाई जाती है, और वाटर बॉडीज़ के अंदर भी क्या पाई जाती है? इसके अंदर नेचुरल हैबिटाट पाए जाते हैं। कौन से हैबिटाट पाए जाते हैं? नेचुरल। और फिर जैव विविधता कौन सी अवधारणा है? गतिशील अवधारणा। कौन सी? गतिशील अवधारणा, जिसके अंदर क्या होती है? जीवों की संख्या बढ़ेगी तो जैव विविधता भी बढ़ेगी। तो बायोडाइवर्सिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डायनेमिक, जिसके अंदर अगर जीवों की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इंक्रीज होगा, तो बायोडाइवर्सिटी का भी क्या नंबर इंक्रीज होगा। समझ आया? यह बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे पहले जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैविक विविधता रेमंड एफ डायस ने कब दिया? 1968 के अंदर। 1968 के अंदर एक चीज़ और क्या हुई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सर्वप्रथम एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 के अंदर। तभी क्या जैविक विविधता का क्या दिया गया? नाम दिया गया। 1986 में सेकंड, 2020 के अंदर तीन एजुकेशन पॉलिसी आएगी। तक फिर है वाल्टर जी रोजन ने किसके दिया? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया इसको? वाल्टर जी रोजन ने कब दिया? 1985 के अंदर। फिर संकलनात्मक रूप से इसका प्रयोग कब किया जाने लगा? 1986 में। किसने दिया? E.O. विल्सन। जिसके बाद में ब्रॉड लेवल पर जो पॉलिटिशियन है उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरनमेंट को संरक्षण करने वाले, उन्होंने भी क्या किया? जो साइंटिफिक है उन्होंने भी क्या किया? यूज। कौन से पर? ब्रॉड लेवल पर। कौन से लेवल पर? ब्रॉड लेवल पर। फिर बाद में यूज में लाने लग गया। फिर इसका नाम क्या आ गया? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल कितने हो सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक आनुवंशिक स्तर, एक हो सकता है स्पेसीज स्तर लेवल जिसके अंदर प्रजाति, एक हो सकता है इकोलॉजिकल लेवल जिसमें प्रजाति पारिस्थितिकी स्तर। जो आनुवंशिक जेनेटिक होता है उसके अंदर तो परिवर्तन किसके अंदर? एक ही प्रजाति के अंदर क्या देखते हैं हम? डिफरेंट है। जैसे हम होमोसेपियंस के अंदर ही क्या क्या अंतर है वो हम किसके अंदर देखें? आनुवंशिक लेवल पर, जेनेटिक लेवल पे देखेंगे। तो आनुवंशिक लेवल के अंदर जो होमोसेपियंस के अंदर जो मनुष्य के अंदर चेंजमेंट है वो कहाँ से? जीन की वजह से। हमारी जो होमोसेपियंस स्पीसीज एक है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस अलग अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे जीन के लेवल पे क्या है? इसके अंदर डिफरेंस है। किसी के अंदर ऐसे जीन है जिसके अंदर मोटापा आता है, किसी के अंदर ऐसे जीन है जिसके अंदर बड़ा होता है, किसी के अंदर ऐसे जीन है जिसके अंदर फुलावट आती है, किसी के अंदर ऐसे जीन है जिसके अंदर दौड़े वाल आते हैं, किसी के ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। ये कौन से लेवल पर? जेनेटिक लेवल पर। कौन सा चेंजमेंट है हमारे अंदर? जीन के लेवल पे। और तुम ऐसे ही पढ़ सकते हो, ऐसे ही पढ़ सकते हो। हाँ। अब थोड़े बहुत अगर मैं बताऊं तो आपको इन बालों की जेनेटिक्स की बात चल गई तो बता देता हूँ। अब क्या है, महिलाएं क्या करती हैं कि मेरे तो बाल गए कब से कहने लग जाती है? तो रहने दो, ऊपर ही जाए तो ये बाल जाना, गोरा होना, रुक जा। इनके लिए क्या करते हैं? कोई क्रीम लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है। तो जो क्या होती है हमारे अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? पुरुष के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, जिसके जो लास्ट वाला क्रोमोजोम होता है वो XY होता है। किसके अंदर? बॉयज़ के अंदर। X किसके लिए उत्तरदायी होता है? बालों के लिए। हेयर्स के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है।
जो इसलिए लड़कियों में एक बार बॉयज़ के अंदर अगर बाल झड़ने लगे तो संभावना है कि उसके बाल झड़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा झड़ सकते हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर 44 तो क्या होता है क्रोमोसोम, मतलब वो सीधे। और लास्ट वाला कौन सा होता है एक्स। एक्स किसके लिए उत्तरदायी है? बालों के लिए। अगर उसका एक एक्स झड़ने भी लग गया तो उसका दूसरा एक्स तो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए महिलाओं के क्या नहीं करते, ज़्यादा बाल नहीं झड़ते। बस वो ओनली क्या करती हैं कि मेरे झड़ रहे हैं मेरे, तो क्या सिर खाली होगा, लेकिन उनका कभी भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दो एक साथ होने की संभावना कम है। हाँ दोनों भी हो सकते हैं, कोई पता चला कि एक्सीडेंट के अंदर दो टांग कट गई तो ज़्यादा संभावना है कि एक बच जाए एक कट जाए, तो मतलब उनके लिए, पुरुषों के लिए क्या है थोड़ा नुकसान। अब हम क्या लगाते रहते हैं, क्रीम। क्यों लगाते इतनी क्रीम? अब देखो हमारे जो मिलेनियम होता है हमारे अंदर, कौन सा होता है? मिलेनियम। अबे मिलेनियम क्या करता है, अगर ये ज़्यादा वो हो गया, स्त्रावित हो गया, तो क्या होता है, हम काले होते हैं। लेकिन ये काले क्यों होते हैं? ये मिलेनियम कब स्क्राइज क्यों होता है? ये स्त्रावित तब होता है जब हम प्रकाश के अंदर जाएं। जितना ज़्यादा हम प्रकाश के अंदर जाएंगे, जितना ज़्यादा मिलेनियम क्या होगा, स्त्रावित होगा। जितना ज़्यादा मिलेनियम स्त्रावित होगा, हम उतने ज़्यादा क्या होंगे, काले होंगे। जैसे हम क्या वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाएँ, वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्रकाश की लाइटें पड़ती है ना, तो प्रकाश की लाइटों के कारण क्या होता है, वहाँ पे मिलेनियम ज़्यादा निकलता है, जिसके हाँ तो जिसके कारण क्या करते हैं, वो काले रहते हैं। अब ये यूरोप के अंदर गोरे क्यों है? क्योंकि वो सारे दिन क्या रहते हैं, ठंड में रहते हैं। क्या रहते हैं? ठंड में। ठंड में रहने के कारण उनके अंदर मिलेनियम कम मात्रा के अंदर क्या होता है, उत्सर्जित होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो गोरे होते हैं। तो सारा खेल किसका है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना क्या कर दो, बंद। कोई हेरन ये कुछ नहीं है। अधिक सुंदर चाहिए तो मिलेनियम को और भी कम करना है ना, तो संतरा, गाजर और एलोवेरा जूस वगैरह ऐसे पीने कर दो ज़्यादा चालू। विटामिन ई पियो, अभी गूगल ने बताया, फिश ऑयल पियो, फिश ऑयल पियो, दवा की यानी गारंटी से तुम ब्यूटी नहीं बनाओ ना। तब 70 वाला बर्गर फिक्स और क्या तो जैविक विविधता का शब्द का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? रोमन एफ 1968 के अंदर। और फिर बाद में जैव विविधता का नाम वाल्टर जी रोजन 1985। फिर बाद के अंदर संकलनात्मक रूप से इसका प्रयोग किसने किया? ईओ विल्सन ने 1986 के अंदर। किसने? ईओ विल्सन ने। फिर ब्रॉड लेवल पे यह क्या आने लगा यूज में, जो इतने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी पर्यावरणविद थे, जो एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करने वाले थे, ये सारों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, पॉलिटिशियन ने, इन सब ने क्या किया, इस नाम का जिस नेम को यूज में करने लगे। तो फिर ये ब्रॉड लेवल पर कौन सा नाम आ गया? बायोडाइवर्सिटी। और कितने लेवल होते हैं इसके? 3। एक तो कौन से? एक तो जेनेटिक लेवल, और एक स्पेसीज लेवल, और एक इकोलॉजिकल। जो जेनेटिक लेवल होता है उसके अंदर क्या होता है, जीन्स के आधार पर परिवर्तन होता है। एक ही प्रजाति के अंदर डिफरेंस किसके आधार पर होता है? जीन के आधार पर। जो वो जीन क्या करता है, उनको विशिष्टता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? विशिष्टता, स्पेशलिटी। क्यों प्रदान करता है? क्योंकि उसके कारण ही हम क्या दिखते हैं, अलग दिखते हैं। एक दूसरे से विशिष्ट दिखना, स्पेशल दिखना, इसका किसका काम है? जीन का दिखाना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीन। तो फिर बाद में, और प्रजाति के स्तर के अंदर 2 प्रजातियों के अंदर पाए जाने वाले जीन, मतलब संगठनों के अंदर परिवर्तन की। इसके अंदर आनुवंशिक संगठन अलग है, उसके अंदर आनुवंशिक संगठन अलग है। आनुवंशिक संगठन के आधार पर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस होता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर नेचुरल हैबिटाट के आधार पर, जैसे स्थल के अंदर, लैंड के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर हैबिटाट अलग होते हैं, और जो वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं उनके हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट अलग अलग होते हैं। हाँ, जो प्राकृतिक, यही बात कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, है ना। तो आनुवंशिक स्तर हो गया, और प्रजाति स्तर हो गया, पारिस्थितिकी स्तर हो गया। अब जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं? वैसे जैव विविधता का मापन, बायोडाइवर्सिटी का अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं 3 टाइम से। एक तो है अल्फा, बीटा और गामा। अब इस मेजरमेंट के अंदर भी हम क्या देखते हैं, पहले कि जितने भी जीव हैं, स्पेसीज हैं, उनकी क्या करते हैं, जो नंबर है ना, उनका क्या लगाते हैं, पता। संख्या का क्या लगाते हैं, पता। फिर बाद में देखते हैं इनकी ग्रोथ कितनी है, इनकी समृद्धि कितनी है। इसको 2 चीज़ों को क्या करते हैं, काउंट। फिर बाद में हम लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा के अंदर हम बहुत ही छोटे लेवल पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। 2 अलग अलग प्राकृतिक क्या ले लिए, जगह ले ली, वहाँ पे प्राकृतिक आवास ले ली, वहाँ पे हम क्या करें, स्टडी करें। वो कितने, कौन से लेवल पर? बड़े छोटे लेवल, स्मॉल लेवल पे क्या करें हम, स्टडी करें। किसकी?
जो स्पीसीज हैं उनकी। फिर बाद के अंदर ये क्यों करते हैं हम डिफरेंस देखने के अंदर, जैसे वो फाइगिडानी और गुनेगिडानी में डिफरेंस देखना होगा तो कौन से लेवल पर करेंगे हम, अल्फा लेवल पर। फिर देखेंगे वो फाइगिडानी के अंदर प्रजाति कितने हैं और इसके अंदर कितनी प्रजाति है, तो ये हो गया अल्फा लेवल पर। फिर बीटा लेवल पर हम क्या करते हैं, दो जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनकी एक साथ क्या करते हैं, स्टडी क्या करते हैं एक साथ। अब प्रजाति स्तर के अंदर हम ब्रॉड लेवल पर क्या करते हैं, प्रजातियों की गणना करते हैं। क्या करते हैं बड़े लेवल पर, मतलब ब्रॉड का मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बताएं कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं तो कौन से आधार पर, गामा बीटा, मतलब ऐसे वो तो दूसरे ब्रॉड लेवल पर बीटा। फिर एक गामा के अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्या जाए प्राकृतिक आज नेचुरल हैबिटाट या इसके अंदर ही हो, उसके लेवल पर क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं और फिर बाद के अंदर बताते हैं। 3 होते हैं। और फिर बाद में हम देखें तो गामा के अंदर क्या होते हैं, हम प्रजातियों को जोड़ते जाते हैं S1 S2 S2 S3 और फिर जितने भी उसके अंदर क्या होती है कॉमन होती है, सी होती है कॉमन, मतलब उनको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। फिर है पृथ्वी पर जैव विविधता का प्रारूप कैसा है। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण क्या है, असमान है। अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। क्यों घटेगी, बाद के अंदर क्या हो जाती है, बर्फीले क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं, इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। फिर मैदानी भागों में ऊंचाई की ओर जाएंगे तो भी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि मैदानों के अंदर क्या होती है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है अगर वो क्या हो उपजाऊ हो। तो मरुस्थल की बात नहीं करें। किसी क्षेत्र में जैव विविधता को याद करने के लिए आप किसी क्षेत्र के अंदर क्या करना है, जैव विविधता को याद करना है। तो हम अन्वेषण क्षेत्र को, मेजरमेंट के पैमाने को अगर हम कुछ सीमा तक बढ़ाएंगे तब तो स्पीसीज की संख्या होगी बढ़ेगी। लेकिन बड़े लेवल पर हम क्या कर देंगे, इस मतलब अन्वेषण का क्षेत्र, मेजरमेंट का जो क्षेत्र है एरा है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों हमने पता लगाया कि यहाँ पे कितने हैं, वो फाइगिडानी के अंदर कितने हैं, इतने स्पीसीज हैं। फिर हमने ले लिया कि गुनेगिडानी के अंदर भी इतने स्पीसीज, तो जैसे गुनेगिडानी के स्पीसीज हमने ऐड किए बढ़ी। फिर हमने देखा कि रूपरा के कितने इतने, फिर क्या हुई बढ़ी। फिर हमने ले लिया थोई की, फिर हमने इसका ले लिया यहाँ पे कांवड़ तक का। अब इतना बड़ा पैमाना ले लिया। अब जब हम थोई तक जा रहे थे तब तक तो क्या बढ़ रही थी, स्पीसीज की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन जब भी हमने थोई को भी मतलब उससे भी आगे काउंट को भी काउंट कर लिया तो अब संख्या मतलब स्थित हो गई है। क्यों हो गई है कि जो डांडे जो प्रजाति यहाँ पे पाए जाते हैं वो फल के अंदर, वही क्या पाई जाती हैं, कांवट के अंदर पाई जाती हैं। तो बाद के अंदर आएगा बड़ा पैमाने पर लेंगे तो क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। लेकिन हम छोटे थोड़ी थोड़ी निश्चित सीमा तक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, स्थायी। समझ में आ रहा है तेरे को। वैसे तो हम रिवीजन करा रहे हैं अभी, कल वाला पढ़ाएंगे तो आज सर्वाधिक, हाँ, जो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, अमेज़न के वनों के अंदर, जिनको क्या कहते हैं, लंग्स। क्या कहते हैं, लंग्स। और फिर किडनी किसे कहते हैं, किडनी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर, फिर प्रवाल भित्तियों के अंदर, नमभूमि क्षेत्र के अंदर और शीतोष्ण में। सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है, मरुस्थल के अंदर, उपध्रुव के अंदर और ध्रुव के अंदर, मतलब पोल के अंदर, सब पोल के अंदर और रेगिस्तान के अंदर। फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिक जैव विविधता के कारण क्या है, 3 कारण है। एक तो उनको डेवलप होने के लिए पर्याप्त क्या मिला है, समय मिला है। और फिर मिला जलवायु, जलवायु भी उसके फेवर में थी। जितना उनको तापमान चाहिए था, जितना उनका टेम्परेचर चाहिए था उतना मिला, जितना उनको वर्षा का पानी चाहिए था उतना मिला, जितना उनको क्या चाहिए था, समय मिलना चाहिए था वो मिला। इसलिए क्या जलवायु भी उनके क्या रही, फेवर में। फिर बाद में रही प्रकाश। जो अमेज़न के वन है वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अदर जगह से तो सबसे ज़्यादा प्रकाश वहाँ पे रहता है, तो उनको ऊर्जा का संसाधन क्या मिला, ज़्यादा मिला। इक्वेटर के पास में, तो उनको ऊर्जा का संसाधन क्या मिला, ज़्यादा मिला। तो फिर बाद में उन्होंने अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस किया और अच्छी तरीके से क्या किया, डेवलप हो गए। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है जैव विविधता, अमेज़न के वन। क्या कहा जाता है विश्व के लंग्स। और किडनी किसे कहते हैं, वेटलैंड्स को। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता अगर 3-4 क्षेत्रों की बात करें तो 3-4 क्षेत्रों की बात करें, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वेटलैंड, आर्द्रभूमि, जो 89 जो वेटलैंड है भारत के अंदर, ऐसे क्षेत्र रामसर साइड ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र और पृथ्वी के, जैसे ये है समुद्र है,
फिर समुद्र के पास ही क्या है, किनारे वाला क्षेत्र, ये दलदल भाग होता है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी रहता है, ज़्यादा मात्रा में पानी भी नहीं रहता, ज़मीन भी है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, ज़्यादा। इसको क्या कहते हैं, किडनी। वेटलैंड एक जगह का नहीं, सारी वेटलैंड वो क्या कहा जाता है, किडनी। कोई एक जगह, जैसे अमेजन के वनों को तो स्पेसिफिक जगह को कहा जाता है, लेकिन जितने भी वेटलैंड है वो क्या है, किडनी है। क्या है, किडनी। इंडिया में 83 वेटलैंड है। अब ये तो क्या था, कल का रिवीजन था। अब स्टार्ट करें हम जीवों में जैव विविधता का क्रम। अब जो क्या है हमारे स्तन, जो रोग, ये क्या है स्तन वाले, अब इसके अंदर कैसे, जो कैसे रुकी हैं, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। वो जीवों के अंदर सबसे छोटा से बड़ा कौन सा है, ये देखना हमें। सबसे छोटी जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कौन सी है, मछली वर्ग के अंदर। किसके अंदर, मछली वर्ग के अंदर। फिर बाद में किस में पाई जाती है, पक्षी वर्ग के अंदर। फिर किसके अंदर, सरीसृप के अंदर। फिर किसके अंदर, उभयचर के अंदर। फिर स्तनधारी वर्ग के अंदर, जो हम आ गए, हमारे कैटल्स आ गए, हम आ गए सारे, इनके अंदर क्या पाई जाती है, सबसे छोटी मछली वर्ग। फिर उससे पक्षी वर्ग में, फिर उससे फिर उभयचर। नहीं, इन्हीं के अंदर जो सरीसृप के ऊपर वाला जो आता है ना, वो उन्हीं को कहते हैं उभयचर। तो बर्ड्स लिखा रखा है ना, फिक्स के तो पानी में सबसे ज़्यादा फिश पाई जाएगी धरती पर। और ये का सेवी की जना नहीं, सेसु कम का सेवी की पाई यानी मछली में कहीं पाई जाएगी, सबसे छोटी का सेवी की रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। एम्फीबियंस में कहीं पाई जाएगी रीढ़ की हड्डी, रेप्टाइल्स में कहीं पाई जाएगी रीढ़ की हड्डी, बर्ड्स में कहीं पाई जाएगी रीढ़ की हड्डी, मैमल्स में कहीं पाई जाएगी रीढ़ की हड्डी, अड़िंग देखिए इंसेक्ट में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, मोलस्का में पाई जाएगी, इंसेक्ट टाइप अलग अलग प्रकार का जी छोटा ये और ये अपना बाप को खा के मिलवाना वाला दिखाऊंगे, उभयचर दिखाऊंगे, उभयचर दिखा, मैं लग बोलता हूँ बात उभयचर भी हम शायद खरगोश से दिखा नहीं, खरगोश वो तो स्तनधारी है। वो देखिए क्रम देखिए, कम तो पहले तो है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है, मछलियों की। बाद के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, पक्षी। बाद में क्या पाए जाते हैं, सरीसृप। बाद में क्या पाए जाते हैं, उभयचर। बाद में क्या जाते हैं, स्तनधारी। मैं फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बटरफ्लाई। एम्फीबियंस तो यानी क्या है, पैर कवक 5 प्रकार के, यानी कि परम से ना परम, यानी कि ये होते हैं उभयचर, मेंढका, शेर। जो नहीं, ये तो खरगोश तो स्तनधारी है ना, जो वही थी रेप्टाइल्स है ना, यानी कि ये उभयचर। रेप्टाइल्स एच ना, रेप्टाइल्स तो सांपला रहा हुआ, हाँ सरवड़ी का हुआ, है ना, और एच एम्फीबियंस के हैं? 4 प्रकार छोटा ये सबसे पहले तो एम्फीबियंस यानी एक तो वो कहीं नाम से यार मगरमच्छ, तो मगरमच्छ रेंगर समझ आ रहा है, वो घर साले हैं, और घड़ियालों की, है ना, वाटर फ्रॉड, है ना, और अरे परियोर से है ना, अब सॉलिडिटी पे जाता है बड़ा छोटी टीवी जो चाहिए बट रेड की डिश का मतलब आरडी की बात करें हमें अटूगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी, मछली वर्ग, फिर पक्षी वर्ग, फिर शरीर। ये कौन सा क्या है, जो स्तन, जो मतलब क्या है, स्तनधारियों के अंदर, केशोरुकी के पक्षी अंदर। पर क्या होता है सुना बाबा, वो तो बहुत सारे जानवर कौन सा, मन तो एम्फीबियन लिख रहा है जिस पर हाँ। पक्षी को नहीं खाया था वो पक्षी तो नीचे नीचे तू कहीं लिख रहा है एनिमल्स को ऊपर लिख रहा है और दूसरा वो तो ये मतलब सही लिखा है जो। तो कोई बात को ना, तो ये तो महल्ला का लिख लो ना, मतलब अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तुम्हारे तो ऐसे लिखा है, हमारे ऐसे लिखा रखा है अच्छी तरीके से, चेक कर लेना अच्छी तरीके से। तो मछली वर्ग बाद के अंदर कौन सा, पक्षी वर्ग, बाद में सरीसृप, फिर उभयचर, फिर स्तनधारी वर्ग, फिर एककोषिकी जीव में। एक तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, कीट वर्ग, फिर मोलस्का वर्ग, फिर अन्य, फिर पादपों के अंदर पहले क्या है, कीट वर्ग, फिर मोलस्का वर्ग, फिर अदर्स। कीट तो है मोलस्का तो है मोलस्का यही चीज़ याद तो संग देखे और एक वो बिच्छू हां आके माय सुन लीजिए। एक संग एक बिच्छू वो से चार टांगा हुआ हां
पानी पाए जाए पाए जो और भी आपका ये मछली निकला। कीड़ा हो ना वो गिर गया वाइट वाइट ओगड़ मारी रे सुबह कीड़ा ने दो जो कैसिरू की जो मानव के अंदर जो उनमें आते हैं स्तनधारियों के अंदर वो कौन से क्या? स्तनधारियों की अगर स्पीसीज देखें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? मछली। फिर बाद के अंदर पक्षी वर्ग, बाद के अंदर सरीसृप, बाद के अंदर उभयचर, बाद के अंदर स्तनधारी, फिर एक्वोशिरुकी के अंदर कीट वर्ग, फिर मोलस्का वर्ग, फिर अन्य, फिर पादपों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पादपों के अंदर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कवक। क्या पाए जाते हैं? कवक। फिर एंजियोस्पर्म, फिर शैवाल। कवक, एंजियोस्पर्म और शैवाल कौन कौन से पाए जाते हैं? कवक, एंजियोस्पर्म और शैवाल। और पृथ्वी पर अगर हम ओवरऑल देखें अब कि अब ऐसा ना देखें कि ये इनके अंदर है डी है कि इनके अंदर नहीं है, ये अंडे देते हैं या ये नहीं देते हैं। अगर वैसे ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है? कीट। क्या है? कीट वर्ग। फिर बाद के अंदर सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है? पादप। बाद के अंदर स्तनधारियाँ हैं, मछली वर्ग। बाद के अंदर क्या है? मछली वर्ग। पहले पर कीट वर्ग। पृथ्वी अब पूछ ले सबसे ज़्यादा पृथ्वी के अंदर बायोडाइवर्सिटी किसकी है? तो कीट होगी। दूसरे नंबर पर पादपों की, प्लांट्स की हैं? और प्लांट्स के बाद वह तीसरे नंबर पर कौन सी है? मछली वर्ग। कौन सा? मछली वर्ग, जो मछलियों के अंदर। हाँ। और जीवों के अगर देखें हम किसके अंदर? पादपों के अंदर जैविता। तो पादपों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? इनको क्रम याद करना होता है, बस ये तो ज़्यादा वो नहीं करना। चेक कर ले उसके अंदर यानी कि प्लांट और एनिमल को होता है। इनको तुमने ओनली जीके के क्वेश्चन है, इनको लिख लो। बस ये ऐसा आ जाता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कशेरुकी कौन सी है, कशेरुकी पादप कौन से है कि ऐसे इनके अंदर ऐसे पूछते हैं कशेरुकी के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब कौन से जीव पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं कशेरुकी के अंदर? सबसे ज़्यादा मछली। कशेरुकी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? कीट वर्ग। और वैसे देखें ओवरऑल पृथ्वी पर तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कीट। ओके वो अलग ही एक चीज़ है। क्योंकि इन्होंने तो प्लांट्स हैं ने एनिमल। हाथ हो जाए तो समझ में आया? कशेरुकी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से हैं? कीट। बाद के सबसे ज़्यादा कौन से हैं? मछली। बाद के अंदर कौन है? पक्षी। बाद के अंदर क्या है? सरीसृप। बाद में क्या है? उभयचर। फिर बाद के अंदर क्या है? स्तनधारी। कशेरुकी के अंदर कौन है सबसे पहले? कीट वर्ग। बाद के अंदर कौन सा है? मोलस्का वर्ग। फिर बाद में क्या है? अन्य। पादपों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? कवक। फिर बाद के अंदर एंजियोस्पर्म। बाद के अंदर क्या है? शैवाल। पहले कवक है, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर कवक। अगर ओवरऑल देखा जाए ना कशेरुकी की बात करी जाए, न कशेरुकी की बात करी जाए, न पादपों की बात करी जाए, ओवरऑल देखी जाए बायोडाइवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर है? कीटों के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। फिर बाद के अंदर किसके अंदर है? प्लांट्स की। फिर बाद के अंदर किसकी है? फिश की। तो तीन ऐसे बोलो। फिर है भारत में जैव विविधता। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। भारत जैव विविधता की दृष्टि से क्या है? संपन्न राष्ट्र है। भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध है। विश्व के कुल क्षेत्र का केवल 2.4% भाग है भारत के पास है, जबकि यहाँ पर विश्व की कुल प्रजातियों को 8.1% हिस्सा पाया जाता है। पृथ्वी विश्व की कुल पृथ्वी कितनी है हमारे पास? 2.4% क्या है हमारे पास? हिस्सा है। लेकिन हम देखें कि विश्व की जैव विविधता यहाँ पे कितनी पाई जाती है? तो 8.1% क्या पाई जाती है? जैव विविधता। विश्व की 100% बायोडाइवर्सिटी के अंदर भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 8.1। 14 सब ये तो ये पता नहीं। बताएं मुझे रशिया में रशिया में आदि बर्फ थोड़ी पड़ जाएगी ना, बर्फ के अंदर तो कम सब। ये तो उत्तरी रशिया के जो उत्तर के अंदर है, जो ऊपर जो हमारे भूमध्य के रेखा के पास है, इसी के अंदर होगी। तो हो सकता है इनके अंदर 8 है, तो हो सकता है भारत के अंदर भी हो पूरी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भारत में लगभग क्या है? 45,000 पादप प्रजातियाँ तथा 90,000 जंतु प्रजातियाँ हैं।
कि हमारे कितने प्लांट्स की प्रजाति है, स्पीसीज है, 45,000 प्लांट्स पाए जाते हैं। 45,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। और पादप प्रजातियों के अंदर 90,000 जंतु 90,000 कौन से जंतु प्रजाति जो स्तनधारी के अंदर, ये ब्राज़ील। और ये नीचे लिखा भी रखा है मेडागास्कर के, ब्राज़ील के अंदर पहले नंबर पर, पहले कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेगा डाइवर्सिटी देख रहा हूँ। भारत में जैव विविधता की तरह क्या पर ब्राज़ील में चेक कर लो, इतना लिखा नहीं रखा है। एक ही टॉपिक के अंदर नहीं घुना है हमने, जीके ही कर रहे हैं बस ओनली। आपका नंबर क्या हुआ? 13%। ये सबसे ज़्यादा नंबर ये आती है। हाँ, तो फिर इसका कोई निश्चित नहीं है। 13% है। और भारत के कितने 8%, तो इनके पास। तो भारत के अंदर विश्व का कितना क्षेत्रफल है, 2.4%, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8.1। और फिर बाद के अंदर भारत के अंदर पादप की कितनी प्रजातियाँ हैं, 45,000। जंतु की कितनी प्रजातियाँ हैं, 90,000। भारत की अभी भी 1 लाख पादप प्रजातियाँ तथा 3 लाख जंतु प्रजातियाँ अभी तक ज्ञात हैं, अभी अज्ञात हैं। क्या, जिनका तो हमने पता ही नहीं लगा पाए। कौन कौन सी का, 1 लाख पादप प्रजातियों का और 3 लाख जंतु प्रजातियों का। अगर इनको मिला दिया तो कितने हो जाएंगे, जंतु प्रजाति मिला के 3,90,000। अगर उनको मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएंगी, 1,45,000। लेकिन भारत के अंदर अभी जो ज्ञात प्रजाति हैं वो पादप की कितनी है, 45,000। अज्ञात कितनी है, 1 लाख। फिर जंतु प्रजाति कितनी है भारत के अंदर, 90,000। और अज्ञात 3 लाख। ऐसे तो भारत के अंदर जो ज्ञात प्रजातियां हैं पादप की, वो पादप की 45,000 और जंतु की 90,000। फिर है भारत में विश्व के कितने 17 मेगा डाइवर्स देशों में एक है, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। वो कौन से देश हैं, 17 में से भारत का भी क्या नाम है। तो एक तो कौन से नंबर पर आता है भारत, 8वें नंबर पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर। पहले नंबर पर कौन है, ब्राज़ील। दूसरे पर कौन है, कोलंबिया। तीसरे पर कौन है, मैक्सिको। चौथे पर कौन है, इंडोनेशिया। पाँचवें पर कौन सा है, पेरू। छठे पर कौन सा है, मलेशिया। सातवें पर कौन है, इक्वाडोर। आठवें पर कौन है, भारत। 9 पर कौन है, जायरा। और मेडागास्कर 10 पर। की लोकेशन बता दो, मजा आ जाएगा। हाँ की लोकेशन कल हम पूरा मैप ही दूंगा। जो ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है। बस यहाँ तक यहाँ की कंट्री को याद करते हुए आ जाना है। बस बाद के अंदर 17 मेगा डाइवर्सिटी आ जाएंगी। अभी निकालू क्या, अभी निकालो तो साथ के साथ साथ के साथ। ये मैं थोड़ा मैप का काम थोड़ा मैं अलग देता हूँ। कोई ना आओ दूसरी दिन। इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सचिन फिलीपींस कडे फिलीपींस ए वही था माने से सीधा कौन बेरो खराब मन में बेरो मलेशिया कडे है कौन बेरो ने सचिन जरा बताना जरूरी है भाई। सही के बारे में सोच चलेगा, कोई नहीं बोलना है थोड़ी बात है। मेरा को नहीं बोलो शर्म आ रहा है। ब्राजील, वेनेजुएला। हां वेनेजुएला बैठे है भाई, सचिन वेनेजुएला बैठे है। देखा है जी वेनेजुएला आ देख अभी इनको इतना प्रॉब्लम है, अभी याद तो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है ना, वो याद करवा देंगे वैसे। पर मैं बीच में पढ़ रहा था। अब बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, देखो। एक क्या है, प्राकृतिक संतुलन एवं स्थायित्व में जैव विविधता की महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका है। नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैंडेटरी है, क्या है, जरूरी है। और क्या बनाने के लिए, स्थायित्व की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। क्यों एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, कि बायोडाइवर्सिटी आप शरीर के अंदर जो स्पीसीज होते हैं जो एक दूसरे को खा के क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर किसी स्पीसीज़ को हम क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या पादप को या जंतु को इनको कर देंगे, तो उस पर डिपेंड रहने वाले पादप जंतु भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या, जो नेचुरल बैलेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बायोडाइवर्सिटी को संजो के रखना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को बना के रखेगा। जो एग्जिस्टेंस के लिए भी
हमारा एग्जिस्टेंस भी किसके कारण है? बायोडाइवर्सिटी का। अगर बायोडाइवर्सिटी को अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमारे एग्जिस्टेंस को भी क्या पहुंचा रहे हैं? हम जुम्मन कर रहे हैं। प्राकृतिक संतुलन एवं स्थायित्व में जैव विविधता की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है वह क्षेत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन प्रजातियों को अपने भोजन के लिए क्या नहीं करना पड़ता? संघर्ष नहीं करना पड़ता। आसानी से उनको क्या पहुंचाना पड़ता? फूड, जो भी चीज़ें हैं उनको क्या अच्छी तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पे क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो उनको क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमारे आसपास के जंगलों के अंदर क्या हो गया? शेर और ये खत्म हो गए तो उन पर निर्भर रहने वाली वो भी होगी। अब जब कुछ भी आएंगे तो उनके ऊपर क्या करना पड़ता है? उनको संघर्ष करना पड़ता है। अब हमारे जंगलों के अंदर तुम शेर छोड़ दो, शेर छोड़ने से क्या होगा? वहाँ पे रहने वाले क्या है? जो पशु और जो जिनको खाते थे उनकी संख्या क्या है? कम है। तो अब क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। लेकिन बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे स्थायित्व क्या है? ज़्यादा है। मनुष्य अपने आहार से लेकर औषधि तक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों पर क्या होता है? निर्भर होता है। अपने भोजन से लेके और दूसरे सारी चीज़ों के लिए किस पे डिपेंड रहता है? अदर स्पीसीज पे, अदर जीवों के ऊपर। और आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में जैव विविधता की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? जो हमारे इकोनॉमिक हो गए, सोशल हो गए और जो ट्रेडिंग हो गई, कल्चरल, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या है? मैंडेटरी है। क्या है? जरूरी है। किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जैव विविधता क्या है? एक एग्जांपल नहीं, मतलब इकोनॉमिक तरीकों बायोडाइवर्सिटी और सोशल, कल्चर और कॉमर्शियल तरीकों। आर्थिक सबसे इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी से हमें जो लकड़ी से क्या प्राप्त होता है? हमें जंगल में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, लकड़ी से क्या बनाएंगे? फर्नीचर बनाएंगे, कागज़ बनाएंगे, कागज़ से क्या होगा? व्यवसाय। 1.6 अरब टन जनसंख्या किस पे निर्भर है? जंगलों पर। भारत की 1.6 अरब टन नहीं 1.6 अरब जनसंख्या किस पर निर्भर है? जंगलों पर। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जंगल के अंदर लकड़ी हो गई, कागज़ की लुगदी जिसके ऊपर कागज़ उद्योग लगा हुआ है, बड़ा लकड़ी से वो लगा हुआ है। जब अब सामाजिक, सोशल हमारी क्या है? उनके साथ वो भी जुड़ी हुई है कि कल्चर को हम क्या मानते हैं? एक तो पेड़ पौधे, पीपल को क्यों पूछते हैं हम? हमारा कल्चर भी क्या है? उनसे जुड़ा हुआ है। और क्या है? व्यवसायिक गतिविधियों के अंदर व्यवसाय तो करते हैं हम जंगलों से, इनसे कर लिए, नौकायान से कर लिए, ट्रेडिंग से। अब जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर समुद्र भी आता है तो समुद्रों के अंदर नौकायान का प्रयोग कर रहे हैं हम, यहाँ से बड़े जहाज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया? तो ये और क्या इम्पोर्टेंस रोल क्या करती है? अदा करती है। कौन? बायोडाइवर्सिटी। फिर है पॉल हेरिल ने रिवेट पॉपर परिकल्पना दी। कौन सी? रिवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तावित की, जिसके अनुसार जैसे एक वायुयान के सभी भागों को हजारों रिवेट यानी स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। यदि वायुयान में हर व्यक्ति अपने साथ एक रिवेट को लेके जाने लगे तो आरंभ में वायुयान की सुरक्षा क्या हो जाएगी? प्रभावित नहीं होगी। परंतु यदि एक अधिक रिवेट हटा लिया जाए तो कुछ समय पश्चात वायुयान खतरनाक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, तथा इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा रिवेट हटाया गया। अब ये बात कर रहा है कि एक मिसाल क्या है? वायुयान है। क्या है? वायुयान। अब इसके अंदर इस बायोडाइवर्सिटी को क्या समझो? एक जंगल को क्या समझो तुम? एक वायुयान समझो। अब वायुयान के अंदर बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। अब इसके अंदर बैठने वाले यात्री या जंगलों को यूज करने वाले क्या ह्यूमंस क्या करें? अपने साथ एक एक पेड़ को उखाड़ते हुए ले जाएं, या वायुयान का एक एक स्क्रू उखाड़ कर लेके गए। शुरुआत के अंदर तो उस वायुयान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक निश्चित मात्रा के अंदर तुम क्या कर दो? पेड़ों की कटाई कर दो तो उस जंगल को क्या होगा? भारी नुकसान। वैसे ही वायुयान को भी क्या होगा? एक भारी नुकसान होगा अगर एक निश्चित मात्रा ज़्यादा तुम स्क्रू उसके निकाल ले तो। और फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम कौन सा स्क्रू निकाल रहे हो? जो सबसे मेन है, गाड़ी को स्पीड बढ़ाना है, तुम उसके क्या एक्सीलरेटर को पाट लिए। तो ऐसे करना है जो मतलब इस तरह से ही जो वन की जो सबसे अच्छी चीज़, मतलब वन के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनकी जो सर्किल को बनाए रखती है, उन चीज़ों को क्या करना? उखाड़ फेंकना। तो उनसे क्या ना फिर अब ऐसे भी इम्पोर्टेंट करता है कि तुम कौन सी स्पीसीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, उनका क्या योगदान है। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर बाद के अंदर क्या होगा? नुकसान। ये कौन सी परिकल्पना है? रिवेट पॉपर परिकल्पना।
रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है? जिसके अंदर एक वायुयान है, इस वायुयान के अंदर हम यात्री एक रोजना का एक स्क्रू लेके जाए तो शुरुआत के अंदर उस वायुयान को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक निश्चित मात्रा से अधिक स्क्रू अगर वायुयान के निकाल लिए जाएं और वो भी किस पे निर्भर, अगर कौन सा मेन स्क्रू उपाड़ लिया जाए तो वो वायुयान है वो बहुत ही गंभीर रूप से क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से क्या है, अगर तुम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाओगे शुरू के अंदर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे, जो तुम्हें दिखेगा भी नहीं, रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस टाइम के अंदर क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित होगी, जिसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक पड़ेगा। जैसे कि मधुमक्खी खत्म हो जाए, हाँ, मधुमक्खी खत्म हो जाए तो मतलब वो जो बायोसेक्सुअल जो प्लांट्स में वो होता है ना, वो बनता है, तो वो नहीं होगा तो जो मतलब और आगे प्लांट्स नहीं बनेंगे या फिर ऐसे हो जाए। अब तुम चूहों को समाप्त कर दो, फिर चूहे जो चीज़ें खाते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा वही परेशान करने लग जाएगी। आज तो तुम्हें वो चीज़ दिखती नहीं कि जो चूहे क्या काम करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस पता नहीं, जब लेकिन वो विलुप्त हो जाएंगे तब इनका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। अब बिल्ली की इम्पोर्टेंस वैसे तो तुम्हें कभी होती नहीं, लेकिन पूरी बिल्ली को समाप्त कर दो और फिर चूहों की मात्रा बढ़ा दो, तुम्हारा क्या हो जाए, जीना आराम नहीं हो जाए। ये क्या है? इकोलॉजिकल अनबैलेंस है। इनके अंदर क्या करना है, आपको बैलेंस बनाए रखना है। नेचुरल बैलेंस हमेशा होना चाहिए। जितने मूसे हैं ना उनकी तुलना के अंदर क्या होना चाहिए, बिलियन। जितने क्या हैं चूहे, उतने क्या होने चाहिए, बिल्ली, कैट्स, समझे? सर कोऑपरेशन एकेडमी याद करवा के भेजते हैं, बाद में याद ही नहीं करने पड़ते कुछ। क्या बात करते हो तुम? फिर है प्रजातियों का विलोपन, कि प्रजातियों का विलोपन क्यों हो रहा है। एक तो हो रहा है नर्सिंग विलोपन, पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण होने वाला विलोपन। नर्सिंग विलोपन पर्यावरणीय के दशाओं के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लिखा रखा है क्या? दशाएं मतलब उनकी कंडीशन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब उनके कारण जो क्या विलोपन होता है उसे क्या बोलते हैं, नर्सिंग विलोपन। फिर होता है सुमह विलोपन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़, भूकंप आदि के कारण होने वाला विलोपन। सुमह विलोपन का मतलब होता है जिसके अंदर समूह के अंदर कोई चीज़ें क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। जैसे कोई आग लगी तो पूरा समूह के अंदर क्या हो जाएगा, उसका विलोप्त हो जाएगी। कोई बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया तो समूह के अंदर क्या हो जाना, विलोपन। ये कौन सा विलोपन होता है, समूह विलोपन। ग्रुप विलोपन के क्या बोलते हैं इसके अंदर, हाँ ये हो गया। नर्सिंग विलोपन हो गया। फिर एक मानव जनित, जो मानव के द्वारा क्या हो, ऐसे मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला विलोपन। मानवीय गतिविधियों के कारण मतलब हमें फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी काट लाओ, हमें कागज़ यूज़ में लेना है तो लकड़ी काट मतलब लुगदी लेके आ जाओ, हमें कुछ भी करना है तो हम क्या करते हैं उन, अगर हम एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा क्या करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर वनों की इनकी कटाई कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, विलोपन। हमें शहर बसाना है, जंगलों को काट दो, मानव कर। हमें क्या करना है, उद्योग स्थापित करने हैं, शहरों को काट दो। हमें कृषि करनी है, जंगलों को जला दो। तो ये मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, विलोपन। एक जो समूह के अंदर जैसे आग, बाढ़, तूफान, भूकंप, इनके कारण क्या हो गया, विलोपन। वो कौन सा, समूह विलोपन। और ऊपर एक नर्सिंग विलोपन, जिनके मान जो प्रकृति की दशाओं के कारण, प्रकृति की दशाओं के कारण जो विलोपन हो रहा है वो क्या कहलाता है, नर्सिंग विलोपन। फिर विलोपन के प्रति सुग्राही प्रजातियों के लक्षण, एक है विशाल काय शरीर का आकार होना, एक कम प्रजनन दर होना। कि अगर विलोपन हो जाएगा तो क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, प्रजातियों का क्या हो गया, विलोपन हो गया। अब एक विशाल काय शरीर का आकार होना, अब एक विशाल काय शरीर है उसकी भूख मिट सकती है क्या, मिटेगी क्या उनके ऊपर। फिर क्या होगा, प्रजनन, कम प्रजनन दर होगा क्योंकि स्पीसीज ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो फिर बाद के अंदर इसके अंदर जो वो भी होगा, वो भी क्या होगा। फिर छोटा जनसंख्या, फिर जनसंख्या का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर प्राप्त करना और स्थिर प्रसावन पथ, आवास एवं वितरण छोटी तथा सीमित परिसर में होना। कि आवास भी कब हो जाएगा, छोटी सी जगह पर ही रहना, वहाँ पे वो करना। अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाएंगे तो
तो सीधी सी बात है कि अगर बायोडाइवर्सिटी को अगर नुकसान पहुँचाओगे तो क्या क्या हो सकता है। जो विशालकाय शरीर है उसको वजन कहाँ से आएगा। जो कम प्रजनन दर है, जैसे बायोडाइवर्सिटी को जो हम जब भैंस हो गई, ये हो गई, हाथी हो गए, इनका क्या होता है फूड कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इनको क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी। फिर छोटा हो जाएगी, हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। हम जो प्रजनन भी क्या कर देंगे कम कर देंगे, छोटी सी जगह में क्या रहना सीमित हो जाएगा। ये प्रभाव है इसके। फिर है जैव विविधता के सत्य के कारण। पहले एक बार रिविजन करो तो पहले से। पहले तो भारत में जैव विविधता, भारत के अंदर कितने है, भारत के अंदर भारत का क्षेत्र कितना है 2.4% क्षेत्र है, जिसके बाद कितनी बायोडाइवर्सिटी कितनी है 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। फिर भारत के अंदर क्या है 45,000 पादप जंतु, भारत के अंदर पादप की प्रजातियां कितनी है 45,000, जंतु की प्रजातियां कितनी है 90,000, और अज्ञात कितनी है भारत में पादप की 1 लाख, अज्ञात कितनी है 3 लाख जंतु की। फिर भारत के अंदर 17 मेगा डाइवर्स कंट्रियों के अंदर क्या स्थापित है, उनके अंदर कौन से नंबर पर आता है 8वें नंबर पर। पहले पर कौन आता है ब्राजील, और लास्ट वाले पर कौन आता है पापुआ न्यू गिनी। और फिर जैव विविधता का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है पापुआ न्यू गिनी। अब जैव विविधता का क्या है इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, अपना स्थायित्व के लिए क्या है प्रभाव, मतलब क्या है इम्पोर्टेंट है। हमारे स्थायित्व के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या है इम्पोर्टेंट है। हमारी आहार से लेकर सारी ज़रूरतें कहाँ से दूसरे प्रजातियों पर क्या होती है निर्भर होती हैं। मनुष्य को चाहे औषधि लेनी हो, आहार लेना हो, सारी चीज़ें कहाँ से होती है इनसे। हमारी जो आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी किन पर निर्भर है बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर है। फिर पॉल हेरिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, रिवेट पॉपर परिकल्पना। रिवेट पॉपर परिकल्पना के अनुसार क्या है, एक वायुयान के अगर यात्री एक एक स्क्रू खोल के ले जाएं, लेकिन शुरू के अंदर तो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन एक निश्चित मात्रा के अंदर उसके अंदर स्क्रू निकाल दिया जाए तो वो बुरी तरीके से क्या हो जाएगा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण रखता है कि वो कौन सा स्क्रू उपाड़ा गया है, कौन सा स्क्रू निकाला गया है, वो भी क्या रहता है इम्पोर्टेंट रहता है। फिर है प्रजातियों का विलोपन। प्रजातियों का विलोपन 3 तरीके होता है, नर्सिंग विलोपन, समूह विलोपन और मानवीय गतिविधियों के कारण विलोपन। जो नर्सिंग विलोपन होता है वो किसके कारण होता है मानवीय मतलब प्राकृतिक दशाओं के कारण। समूह विलोपन आग, बाढ़, तूफान, भूकंप इनके कारण। और फिर बाद के अंदर लास्ट वाला कौन सा मानवीय गतिविधियों के कारण। हम ज़्यादा क्या करेंगे मानवीय गतिविधियों के कारण कंजप्शन करेंगे। फिर विलोपन के प्रति लक्षण क्या होंगे, जो भी साल का शरीर है उनको भोजन कहाँ से मिलेगी, जनसंख्या का आकार क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, प्रजनन दर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, सीमित जगह के अंदर क्या हो जाएंगे रहने लग जाएंगे। हाँ बस स्प्रिंग बोर्ड में इतना 2 दिन में पढ़ाया जाता है, अरे यहाँ पे याद भी करवाया जाता है 1 घंटे में पढ़ा के। हाँ अरे याद भी साथ याद हुआ नहीं यार, ये तो नहीं पढ़ रही मैं, मेरा ही चल रहा है रिवीजन। पर उस सामान आप देखो फिर बायोडाइवर्सिटी के जो इनको नुकसान पहुंच रहा है वो उनके कारण क्या है, कोजेज क्या है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान के। तो 3-4 कारण है। एक तो प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है विखंडन हो रहा है और उनका क्या हो रहा है नष्ट हो रहा है। एक अत्यधिक क्या हो रहा है दोहन हो रहा है। एक आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, एक सह विलुप्तता। फिर है ये तो क्या है 4 कारण है, इनको अच्छी तरीके से क्या करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे। जैव विविधता की सत्य के प्रमुख उपयुक्त कारणों में से जैव विविधता के 4 दानव कहते हैं इनको। बायोडाइवर्सिटी को क्या कहते हैं दानव यानी राक्षस कहते हैं इनको। जो कहने अत्यधिक क्या होना दोहन होना, प्राकृतिक आवासों का क्या होना विखंडन होना, और इनके आक्रामक विदेशी प्रजाति। कोई भी विदेशी प्रजाति जैसे वैसे तो देखे जाए हम अगर समझने के लिए देखे जाए तो हमारे खेतों के अंदर क्या आ गई एक बार क्या आ गई टिड्डी, जिससे क्या हो गया हमारी जो फसल थी वो चौपट हो गई। इस प्रकार से अगर विदेशी प्रजाति भारत के अंदर आ जाती हैं जो हमारे पादपों को क्या नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण भी क्या होता है नेचुरल हैबिटाट या नेचुरल बायोडाइवर्सिटी इनका क्या होता है नुकसान होता है। और सह विलुप्तता जो सारी मिलकर क्या हो रही। फिर है प्राकृतिक आवासों का विखंडन एवं नष्ट होना। कैसे होते हैं प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक आवासों में जीवों में रहने वाले हेतु स्थान, भोजन तथा सुरक्षित प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट क्या सपोर्ट करते हैं स्पीसीज को, उनको रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करवाते हैं और उनको सुरक्षित प्रजनन की क्या करवाते हैं सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कौन
नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास। अतः प्राकृतिक आवास को नष्ट होने के कारण जैव विविधता को सर्वाधिक क्या होता है, खतरा होता है। अगर उनके नेचुरल हैबिटेट क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो उनको क्या होता है, नुकसान होता है। क्यों होता है? उनको ना तो फिर भोजन मिल पाएगा, ना ही उनको प्रजनन के लिए सुविधा मिल पाएगी, और ना ही उनको रहने के लिए स्थान मिल पाएगा। अगर ये तीन चीज़ें हुई, अरे रोटी खाना पीना मकान नहीं होगा तो हम भी रह पाएंगे क्या? नहीं रहने पाएंगे। यही सेम किसके पास होता है, स्पीसीज़ के साथ। जो प्राकृतिक आवास उनको क्या, जो रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध करवाते हैं, अगर ये उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उनका नुकसान होगा, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वैसे चले। तो प्राकृतिक आवास क्या उपलब्ध करवाते हैं, भोजन उपलब्ध करवाना, स्थान उपलब्ध करवाना, प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करवाना। अगर इनका हार्स होता है, उनका नुकसान होता है, तो क्या ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। मनुष्य अपनी कृषि के क्षेत्रफल को बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और ईंधन का तथा फर्नीचर हेतु वनों की कटाई करके प्राकृतिक आवासों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है मनुष्य? अपने ही कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। कृषि, जो मैं कृषि करने है, जंगलों को काट दूँ। अरे तूने तो काट दिए जंगल, लेकिन जहाँ पे जो स्पीसीज रहते हैं उनके तो क्या थे, वो घर थे, उनको तो तूने उजाड़ दिया ना। तो हम क्या करते हैं, कृषि के हमारे निजी स्वार्थ के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम प्राकृतिक आवासों का क्या करें, हनन करें। क्या करें, उनको काट रहे हैं। और फिर ईंधन के रूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम, ईंधन तथा लकड़ी को जलाने के लिए लकड़ियों को फर्नीचर के रूप के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। इनके लिए क्या हो रहा है, उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान। अब वनों को कटाई क्यों करें, हमें क्या करना है, फर्नीचर बनवाना है, ये टेबल बनवानी है, इसलिए क्या करवा दी, वनों की कटाई, जिसके कारण जो नेचुरल हैबिटेट थे वो क्या हो गए, उजड़ गए। क्या हो गए, उजड़ गए, जिससे क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक आवासों में कौन सी, एक तो प्राकृतिक आवासों का विखंडन या नष्ट होना। प्राकृतिक आवासों का विखंडन कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस बना दे। प्राकृतिक आवासों का इम्पोर्टेंस क्या है कि प्राकृतिक आवास जहाँ पे जो स्पीसीज रहते हैं उनको फूड प्रोवाइड करवाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती होती है, पहले रहने के लिए और बाद के अंदर प्रजनन के लिए क्या करवाती हैं, स्थान और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। अगर इनके प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट को क्या कर दिया जाएगा, नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो ये सुविधाएं क्या होंगी, नहीं होंगी, जिसके कारण इनकी संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। अब इन संख्या में हम नेचुरल हैबिटेट को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, प्राकृतिक आवासों का क्या करें, नष्ट कर रहे हैं। हमारे फर्नीचर की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं। हमारे उद्योग धंधों लगाने के लिए वनों की कटाई करें। शहरों को स्थापित करने के लिए क्या करें, माइनिंग के लिए क्या करें, नेचुरल हैबिटेट को क्या करें, वो करें। और अपने सारे निजी स्वार्थ के लिए क्या करें, जिससे क्या होगा, नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा बाद के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। क्यों हो रहा है प्राकृतिक आवासों का विखंडन, अपने निजी स्वार्थों को पूरी करने के लिए हम क्या करें, प्राकृतिक आवासों करें, जिससे प्राकृतिक आवास जो जीव होते हैं उनको खाने की जगह, खाना, स्थान और प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, उनकी जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, जैव विविधता के अंदर क्या आएगी, कमी। फिर अत्यधिक दोहन, हमें एक लिमिट से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उनका प्रयोग। वन्य जीवों का शिकार, औषधि, मांस, सींग, त्वचा आदि की प्राप्ति के लिए जब अत्यधिक संख्या में किया जाता है, जिसके कारण अनेक प्रजातियां क्या हो रही, विलुप्त हो रही। मानव द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण पिछले 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब क्या हो रहा है, एक अत्यधिक दोहन कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, एक तो औषधि के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, कुछ औषधियों के अंदर, अब जैसे कुछ मेडिकल्स की क्या बनानी है, मतलब कोई इनके लिए मेडिसिन के लिए, अब किसी स्पीसीज़ को क्या करना है, उनके लिए मारना पड़ता है। किसी के दांत चाहिए, अब जैसे हाथियों के दांतों की क्यों चाहिए, चूड़ियाँ मरती थी उनकी, अच्छा हार मरते थे उनकी, तो इसके लिए अत्यधिक मात्रा के अंदर क्या करना, दोहन करना। अत्यधिक दोहन के कारण क्या हो रही है, उनकी जनसंख्या, उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जीवों का शिकार करना तो क्या है, शौक बना रखा है, मांस के लिए शिकार कर रहे हो, तो स्पीसीज़ को क्या कर रहे हो, तुम कम कर रहे हो। तो अत्यधिक दोहन के कारण क्या हो रही है, स्पीसीज़ कम हो रही, जिसके कारण देखा गया कि मानव ने 500 वर्षों के अंदर, पिछले कितने वर्षों के अंदर, 500 वर्षों के अंदर बहुत सारी प्रजातियों को तो विलुप्त कर दिया, जिनके अंदर एक डोडा पक्षी, कौन सा, डोडा पक्षी मॉरिशस के अंदर पाया जाता था, उसका क्या हो गया, विलुप्त हो गया। पैसेंजर पिजन यूएसए के अंदर पाया जाता है, वो घूमता रहता था, पैसेंजर पिजन कबूतर है तो ये, लेकिन अब क्या हो गया, वो नष्ट हो गया।
मेंढक गोल्डन टोड जो कोस्टारिका के अंदर पाया जाता है वो भी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। फिर कैरेबियन मॉन्क सील वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाई जाती थी, ये भी एक जलीय जीव था जिसे सी ऑफ वॉल्फ कहते थे, लेकिन वो भी नहीं है। फिर कवागा अफ्रीका के अंदर पाया जाता था। फिर थाइलेशियस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता। फिर स्टीलर समुद्री गाय, वो भी क्या हो गई, रूस के अंदर स्टीलर समुद्री गाय होगी। डोडा पक्षी हो गया। और कौन सा हो गया, यूएसए का पैसेंजर पिजन हो गया, पैसेंजर पिजन, डोडा पक्षी, गोल्डन कैटोड, मेढक, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कवागा हो गया। कैरेबियन मॉक सील, वो भी क्या हो गई, एक जलीय जीव है जिसको कहते हैं वल्फ वॉल्फ कहते हैं, ऐसे कुछ सी ऑफ वॉल्फ कहते हैं। सी की क्या, कवागा कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। थाइलेशियस का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एक गाय पाई जाती थी किसके अंदर, रूस के अंदर, स्टीलर गाय रूस के अंदर, वो भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। डोडा पक्षी हो गया है, पैसिजन पिंजर हो गया है, कवागा हो गया है, स्टीलर गाय हो गई है जो रूस के अंदर पाई जाती थी। कवागा कहाँ पे पाया जा रहा है, अफ्रीका के अंदर। और थाईलैंड और कैरेबियन मॉक टाइगर था ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अपना जो ये था ना एशियन चीता जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलो फिर आक्रामक विदेशी प्रजातियां, आक्रामक, क्या है, आक्रामक, एलियन स्पीशीज। कौन सी चीज, फॉरेन, आक्रामक विदेश हाँ, प्रजातियां। आक्रामक विदेश प्रजातियां, एलियन स्पीशीज। हाँ बोलिए। जब बाह्य प्रजातियां किसी उद्देश्य से या अनजाने से नए क्षेत्र में लाई जाती हैं तो उनमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानीय प्रजातियों की कमी या विलुप्ति का क्या बन जाती हैं, कारण। जैसे नाइल पर्स, एक प्रकार की क्या है, मछली जो नील नदी में पाई जाती है। ये क्या करती है, जो अन्य जो क्या है उनको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। जैसे क्या आक्रामक विदेश प्रजातियां कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, या तो किसी उद्देश्य से क्या लाई जाती है, भारत के अंदर कहीं पे भी किसी उद्देश्य या कोई अनजाने के अंदर कोई स्पीसीज आ गई, लेकिन बाद के अंदर आने के कारण उन प्रजातियों को विलुप्त होने का कारण ही बन गई, क्योंकि वो वहाँ पे रह रही है, वो जगह उनके लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। उनके वहाँ पे रहने पर पादपों को क्या होता है, नुकसान होते हैं, लेकिन वो वहाँ की थी भी नहीं। जो प्रजाति जहाँ की होती है उनकी संख्या वहाँ पे क्या बहुतायत के अंदर पाई जाती है। जहाँ पर जैसी इकोलॉजिकल क्लाइमेट होता है, जैसी एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वैसी क्या प्रजातियाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो कहीं पे आ जाती हैं तो अगर वो क्या बन जाए फिर नुकसान का कारण, तो उन विलुप्त होने का कारण, तो उनको क्या कहते हैं, आक्रामक विदेश प्रजातियाँ, विदेशी प्रजातियाँ। क्या करती हैं, ये दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाके क्या करती हैं, उनके वहाँ के पादपों को या प्रजातियों और पादपों को नुकसान पहुँचाने का क्या बनती हैं, कारण। उन्हें क्या कहते हैं, आक्रामक विदेश प्रजातियाँ। जैसे क्या नाइल पर्च कहाँ की है, जो नील नदी के अंदर पाई जाती है, जो वहाँ पे क्या कर रही है, पादपों के अंदर कमी कर रही है। फिर एक अफ्रीकन कैटफिश, ये भी क्या कर रही है, अफ्रीका की है, वो भी क्या कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। फिर एक पार्थेनियम, गाजर घास, ऐसे पार्थेनियम तो ये तो हमारे भी देखा जाता है, गाजर घास, कांग्रेस घास, मूलतः उत्तरी अमेरिका। आजकल देखते हैं ना, अल्डा लग जाता है इसके अंदर, गाजर के अंदर। वो क्या ऐसी प्रजाति है, विदेशी प्रजाति है, लेकिन गाजर के साथ साथ आ गई। हमारी गाजर का डेवलपमेंट नहीं होने जाती, बहुत ही थोड़े दिन बाद में क्या बन जाता है, वो अल्डा, क्या बन जाता है, अल्डा। तो वो कौन सी प्रजाति है, विदेशी प्रजाति है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो किसके अंदर ऐड हो गई, गाजर के अंदर ऐड हो गई। अब जैसे हम गाजर की क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो गाजर जो पहले की तुलना के अंदर गाजर तो हमें मिलती है कम, अल्डा मिलता है ज़्यादा, तो ऐसे नुकसान पहुंचाती है। सुनिए, क्या है, विदेशी प्रजातियाँ जो अनजाने में या किसी उद्देश्य के लिए लाई गई, लेकिन अब वो विलुप्ति का कारण बन गई पादपों का, उनको क्या कहते हैं, विदेशी प्रजातियाँ। एक क्या थी इससे ऊपर वाला, नहीं, इससे ऊपर वाला क्या पड़ा है, अरे ये नहीं, इससे मतलब 3 कैटेगरी थी। एक तो प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। प्राकृतिक आवास क्यों नष्ट हो रहे हैं, अरे प्राकृतिक आवास तो मानवीय गतिविधियों के कारण हमने वनों की कटाई कर रहे हैं ज़्यादा, तो उनके क्या हो रहे हैं, नेचुरल हैबिटाट
हट रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनके प्रजनन कम कर पा रहे हैं, उनको भोजन कम मिल पा रहा है, स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी जैव विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। एक है अत्यधिक दोहन, अपने मानवीय गतिविधियों के कारण अपने निजी स्वार्थ के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, वनों की कटाई कर देना, फर्नीचर निर्माण के लिए, इन सब के लिए क्या करें, अत्यधिक दोहन, जिसके कारण भी क्या हो रहा है, प्रकृति का हर्ष होता है, बायोडाइवर्सिटी का हर्ष हो रही है, कम हो रही है। फिर तीसरे पर क्या थी, विदेशी प्रजातियाँ, विदेशी कोई निश्चित उद्देश्य या अनजाने में अगर कोई प्रजाति कहाँ पे आ जाती है, अगर दूसरी जगह आ जाती है, वहाँ पे पादपों का क्या बन जाती है, कारण विलुप्त होने का, तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी आक्रामक प्रजातियाँ, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ। फिर एक चौथी है सहविलुप्तता, इसे क्या कहते हैं, प्रकृति के जो बायोडाइवर्सिटी को कम होने के, बायोडाइवर्सिटी के 4 दानव कौन कौन से हैं, एक तो प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक हैबिटेट का क्या होना, नष्ट होना, एक अत्यधिक दोहन होना, एक आक्रामक विदेश प्रजातियां, एक सहविलुप्तता। इनको क्या कहते हैं, दानव कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कम करने के। दानव मतलब राक्षस। सहविलुप्तता, प्रकृति में सभी प्रजातियां एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। यदि इनमें से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो उन पर निर्भर रहने वाली प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। जैसे मछलियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कारण उन पर निर्भर रहने वाले परजीवी अनिवार्यतः विलुप्त हो जाएंगे। अब कौन सा चौथा है, सहविलुप्तता। अगर पृथ्वी पर एक प्रजाति क्या कम हो रही है तो उस पर डिपेंड रहने वाली प्रजाति अपने आप ही मर जाएगी। अब जैसे ये उसकी जनसंख्या कम, जैसे ये है कोई एक प्रजाति है, अगर इसकी जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, अगर चूहों की जनसंख्या कम हो रही है तो बिल्लियों की जनसंख्या कम होना स्वाभाविक है। किस पे डिपेंड है, वो चूहों पर। ऐसे एग्जाम्पल के लिए जो चीज़ घास खाते हैं, जो कौन जीव घास खाते हैं, ओनली फॉर घास, अब घास क्या हो जाए, खत्म हो जाए तो उस पर जो निर्भर करने वाली प्रजाति थी वो अपने आप ही मर जाएगी। जैसे हम क्या खाते हैं, गेहूँ खा जाते हैं, गेहूँ खाते हैं, ऐसे मान लो क्या खाते हैं, ओनली फॉर गेहूँ खाते हैं। अब गेहूँ क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो अपन तो वैसे ही क्या कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसका क्या नहीं ढूंढना है, हमें विकल्प नहीं ढूंढना है, मतलब विकल्प तो जैसे जो भी खत्म हो जाए, ये विकल्प भी खत्म हो जाए तो फिर तो हम अपने आप ही हो जाएंगे। तो ओनली फॉर समझाने के लिए था कि गेहूँ ले लो, हाँ तो इनके लिए तो हो गया। तो सहविलुप्तता क्या है, एक के साथ दूसरे एक प्रजाति क्या हुई, विलुप्त हुई, तो उस पर निर्भर रखने वाले पृथ्वी के अंदर सभी प्रजातियां एक दूसरे से क्या है, निर्भर है। अगर इनमें एक प्रजाति क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो दूसरी संभावित क्या होगी, कम होगी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, सहविलुप्तता के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, अत्यधिक दोहन के अंदर या प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने के अंदर कुछ नहीं। तो क्या बचा है तुम्हारे मन की बात है। तो जैविकता का संरक्षण है क्या, ठीक है, ठीक हो गया, तुम लोग इतना पढ़ा दिया लेकिन 131 तक पढ़ाना है, फिर बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा 131 पुस्तक। और चैप्टर आज कंप्लीट हुआ आज नहीं, वो फिर दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी इसके अंदर ही। फिर जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का हम संरक्षण कंजर्वेशन कैसे करें। अभी तो 1 घंटा हुआ इसको, 57 मिनट स्टार्ट हुई, 58 मिनट 57 मिनट। याद भी तो कौन है और फिर जैव विविधता का कंजर्वेशन कैसे करें, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे पढ़ दें। जैव विविधता मानव जीवन, जैव विविधता मानव जीवन से अस्तित्व तथा प्राकृतिक संतुलन के लिए क्या है, वास्तव है, आवश्यक है। बायोडाइवर्सिटी को एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, आवश्यक है, क्या है, कंपलसरी है, किसके लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए। जैव विविधता मानव जीवन से अस्तित्व तथा प्राकृतिक नेचुरल बैलेंस के लिए क्या है, आवश्यक। एक तो क्या, को एग्जिस्टेंस और नेचुरल बैलेंस के लिए क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैंडेटरी है। अतः जैव विविधता के महत्व को देखते हुए मनुष्य की यह जिम्मेदारी है कि इसका संरक्षण प्रदान किया जाए। किसका, बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें क्या समझना चाहिए, इसका कंजर्वेशन करें, संरक्षण करें, प्रोटेक्शन करें, ये सारी चीज़ें क्या करें, किसकी करें, बायोडाइवर्सिटी के। किसके लिए करें, को एग्जिस्टेंट एंड नेचुरल बैलेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी का क्या करें, कंजर्वेशन करें। तो जो थोड़ा बहुत ऐसे चलता है बाय डिफॉल्ट, ऐसे ऊपर होता है क्या है, तो क्या करें, संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें, किसका, बायोडाइवर्सिटी का। किसके लिए, को एग्जिस्टेंस और नेचुरल बैलेंस के लिए, से अस्तित्व और प्राकृतिक बैलेंस के लिए क्या करें, प्राकृतिक संतुलन के लिए क्या करें, पर्यावरण का क्या करें, जैव विविधता का क्या करें, संरक्षण करें।
इसका महत्व। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम एक तो कर सकते हैं सब स्थानीय संरक्षण, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण के आधार पर। जैसे सब स्थानीय इन जो कौन से हो सकते हैं, हम क्या करें, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दें, वन्य जीव अभयारण्य क्या कर दें, घोषित कर दें, समुदाय संरक्षण क्षेत्र क्या कर दें, घोषित करें, समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या कर दें, घोषित कर दें, पवित्र उपवन क्या कर दें, घोषित कर दें, जैव बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करें, जैव विविधता के तप्त स्थल क्या कर दें, स्थित कर दें। और फिर इनके अंदर क्या हो जाएगा, कानून बनेंगे और उनके के लिए क्या होगा। अब हम बाह्य बीज बैंक खोल दें कि बीज बैंक के अंदर क्या करें, इनके जो बैंक हैं, जो बीज हैं, उनको बैंकों के अंदर क्या करवा दो, बीज बैंक का मतलब ऐसा बैंक नहीं कि बैंकों के अंदर क्या किया जाएगा, बीजों को संरक्षित रूप से क्या रखा जाएगा। अगर इनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं तो फिर इनके माध्यम से क्या करें, ब्रीड करवा के इनको क्या करवा दिया जाएगा, वापस बैलेंस में ला दिया जाएगा, जीन बैंक के अंदर जमा करवा दो। निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान, ये सारे क्या करो, ये वह करो कंजर्वेशन। और फिर आगे ये सारे ऐसे पढ़ने हैं, हमें राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ने हैं, वन्य जीव अभयारण्य भी पढ़ने हैं, समुदाय संरक्षण भी, और पवित्र उपवन भी, जैव आरक्षित क्षेत्र कितने 18 है, तुम्हें सब याद है ना। और राष्ट्रीय नेशनल ये चलेंगे, जैव विविधता तप्त स्थल, हॉटस्पॉट, और बीज बैंक, जीन बैंक, ये सारे चीज़ क्या पढ़ाए जाएंगे आगे जाके। थैंक यू।